नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग ग्रेड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है वो थर्ड क्लास है। आज जो है मैं आपको इंडियन डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बताने वाला हूं। चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई हैं, कैसे आपको जो है डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में आया है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में कब आया है। ये आपको इसमें से 1 मार्क का सवाल पूछ सकता है, ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। बस आपको थोड़ा बेसिक्स जो है जानना है। 1996 में जो है सेबी ने जो है डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी जो है इंडिया में जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए जो है सेटअप किया हुआ था। 1998 में जो है सेबी ने जो है प्रोफेसर जे.आर. वर्मा ग्रुप को जो है सेटअप किया था, जो भी डेरिवेटिव मार्केट है इंडिया में उसको रिस्क को मेजर करने के लिए और चीज़ें सुझाव देने के लिए। 1999 में जो है आपको 1 मार्क का सवाल यहाँ से पूछ सकता है। SCRA का फुल फॉर्म क्या होता है? द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये आप ध्यान रखना। 1999 में जो है आपको SCRA ने जो है डेरिवेटिव को जो है सिक्योरिटीज के अंदर लाया था और फ्रेमवर्क पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क पे। तो ये हो गया आपका। 2000 में जो है गवर्नमेंट ने जो है फॉरवर्ड ट्रेडिंग का जो नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंडिया में जो है लाया जा सके। सेबी के परमिशन के साथ द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो है जून 2000 में जो है स्टार्ट हो गया था। ध्यान रखना, इंडिया में फर्स्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुआ था? 2000 में। किसने आपको यहाँ पे आपको एक सवाल आएगा, किसने परमिशन दिया था? तो जो भी सिक्योरिटीज मार्केट का परमिशन है वो सेबी देती है। ऑप्शन होगा सेबी, RBI, PFRDA। तो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पहला जून 2000 में हुआ था और इसको परमिशन दिया था सेबी ने। ये चीज़ समझ गए आप। इसके बाद जो है जून 2000 में जो है सेबी अप्रूव्ड किया था इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग में, निफ्टी और सेंसेक्स में। 2001 में जो है इंडेक्स ऑप्शन स्टार्ट हुआ था। बस डेट और चीज़ें बस याद रखना। जुलाई 2001 में जो है ट्रेडिंग इन ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है स्टार्ट हुआ था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है नवंबर 2001 में स्टार्ट हुआ था। मेट्रोपॉलिटन, यहाँ से भी एक सवाल पूछ सकता है आपसे। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MSCI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसने जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है 2013 में, फेब 2013 में जो स्टार्ट किया है। तो सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं, उसको बस ध्यान रखना। बस यही है आपको। यहाँ से आपको 1 मार्क का सवाल पूछ सकता है। MSCI का फुल फॉर्म क्या है? SCRA का फुल फॉर्म क्या है? डेरिवेटिव जो है वो सिक्योरिटीज़ में आता है, नहीं आता है? ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है सवाल आपसे। फर्स्ट ट्रेडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? जून 2000 में हुआ था आपका। परमिशन कौन देता है आपको? सेबी देता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है और आपके सवाल जो है कहीं जाने वाले नहीं है। आप सारे के सारे सवाल जो है सही करके आओगे। तो ये हो गया। इसके बाद जो है प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव मार्केट क्या क्या हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहाँ पे आप दो पार्टीज के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी भी एसेट्स को बाई और सेल करने का, एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। एग्जाम्पल बोलता हूँ, मुझे मान लो गोल्ड लग रहा है महंगा होने वाला है और दिवाली आने वाली है। मैंने क्या किया, 4 मंथ पहले ही, आज दिवाली के टाइम का जो है गोल्ड मैंने एक पर्टिकुलर प्राइस पे बुक कर लिया। मान लो गोल्ड का प्राइस 50,000 है। मैंने 4 मंथ पहले ही जो है गोल्ड शॉप ओनर से जो है मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 50,000 पे जो है गोल्ड आपसे लूँगा। 4 मंथ के बाद चाहे गोल्ड का प्राइस 55,000 हो या 60,000 हो या 40,000 हो, मैं आपको 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बाई करने का। तो मैं और जो गोल्ड स्मिथ है, जो गोल्ड ओनर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेट को 4 मंथ्स के बाद मान लो गोल्ड का प्राइस 60,000 है, तब भी मुझे वो 50,000 में देगा। अगर मान लो गोल्ड का प्राइस 40,000 है, तब भी मैं उसको 50,000 रुपीज़ दूंगा। सिंपल सी बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दो पार्टीज़ के बीच में होती है, यहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। सवाल आएंगे आपसे, क्या फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है? नहीं होता है। यहाँ पे आप पार्टीज़ को जानते हो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में सवाल आएगा आपसे, क्या आप दोनों पार्टीज़ को जानते हो? जानते हो। लेकिन आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो आप एक्सचेंज से ट्रेडिंग करते हो, वहाँ पे आप किससे बाई कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो, वहाँ पे आपको नहीं पता कि सेकंड वाला पार्टी कौन सा है। लेकिन आप यहाँ पे जानते हो पार्टीज़ कौन सी है। यहाँ पे आप दो पार्टीज़ के बीच में आप डील कर रहे हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है मॉडिफाई कर सकते हो, अपने तरीके से तैयार कर सकते हो। लेकिन क्या आप ये काम कर सकते हो अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं कर सकते। मैं आगे बताऊँगा, बस ध्यान रखना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? इसको ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सवाल आएंगे आपको, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, XYZ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक और सवाल आएगा आपसे, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे चीज़ें हैं वही आपको वहीं लागू होने वाली है। ठीक है, दो पार्टीज़ के बीच में होती है, दोनों पार्टीज नोन होती हैं। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अभी ये आपको इस टॉपिक में दिया नहीं गया है। आगे जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
फॉरवर्ड समझ गए, फॉरवर्ड क्या होता है। अब आते हैं फ्यूचर क्या होता है। जो भी आप एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करते हो, जहाँ पे रेगुलेटरी इन्वॉल्व है, जहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है, उसके थ्रू आप करते हो, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर जो है एक तरह से फॉरवर्ड्स है, लेकिन आप इसको जो है थ्रू रेगुलेटेड वे करते हो। रेगुलेटेड मतलब चीज़ें जो है रेगुलेटेड हैं, चीज़ें जो है लिखी हुई हैं पहले से ही, उसी कंडीशंस में आपको जो है बाई सेल करना है। यहाँ पे इट इज़ ए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। एक सवाल आपसे और आएंगे, एक्सचेंज पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और XYZ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता होना चाहिए एक्सचेंज पे जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता है। आपको सोचना नहीं है, ऑप्शंस वहाँ देखने नहीं है। आपको सवाल आएंगे एक्सचेंज पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता है, फॉरवर्ड रहेगा, फ्यूचर्स रहेगा और सारे एग्जांपल्स रहेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है। एक और सवाल आ सकता है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप मॉडिफाई कर सकते हो दो पार्टी के बीच में, तो ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप बाई करते हो निफ्टी का 1 लॉट, तो आपको वहाँ पे एक्सपायरी, वहाँ पे आपका लॉट साइज, वहाँ पे आपको चीज़ें डिफाइंड है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस फ्यूचर में आएगा। यहाँ पे जो है इसको जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, लेकिन ये जो है ऑर्गेनाइज्ड है और रेगुलेटेड है। 1 मार्क का सवाल तो बिल्कुल आने वाला है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा आपका, वो चीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पे देख लो फ्यूचर्स जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। आपसे एक सवाल पूछेगा विच आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे आपको आएगा फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड्स आएगा और फ्यूचर्स आएगा। आपको फ्यूचर्स पे जो है सही आंसर पुट करना है, क्योंकि फ्यूचर्स को आप एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, फॉरवर्ड को आप नहीं कर सकते। चीज़ें समझ में आ गई, 2 चीज़ें हो गई। अब जो है आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स द राइट, आपको राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। बताने वाला हूँ, टू बाई और सेल द अंडरलाइंग ऑन और बिफोर ए स्टेटेड डेट एट ए स्टेटेड प्राइस। एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपने ऑप्शन बाई किया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे बायर को जो है वो राइट है, वो बाई कर सकता है, सेल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन उसको ऑब्लिगेशन नहीं कि बाई करना है या सेल करना है। सिंपल टर्म में समझो, आपने SBI का कॉन्ट्रैक्ट लिया, एग्जाम्पल बोलता हूँ बाई किया कॉल ऑप्शन 550 का, इसका मतलब ये नहीं है 550 पे आपको बाई ही करना है वो कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट बाई नहीं करना, पहले आप सेल करके आप निकल जाओ। समझ गए? इसीलिए बायर को जो है राइट है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है आपको बाई और सेल करने का। अंडरलाइंग मतलब आप SBI का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो, ऑप्शन बाई कर रहे हो, फ्यूचर बाई कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन बाई कर रहे हो तो आप SBI का अंडरलाइंग होगा। अगर आप गोल्ड का ऑप्शन बाई कर रहे हो तो गोल्ड अंडरलाइंग में होगा आपका। अगर आप TCS बाई कर रहे हो तो TCS आपका अंडरलाइंग में होगा। सिंपल सी बात है। वाइल बायर ऑफ द ऑप्शन पेज द प्राइस एंड बाइज द राइट। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक सवाल आएगा आपको, हु पेज द प्राइस एंड बाइज द राइट। यहाँ पे आएगा बायर, सेलर, बोथ, नन ऑफ द एबव। आपको पता होना चाहिए प्राइस कौन पे करता है और राइट कौन बाई करता है। सिंपल सी बात है, बायर। यहाँ पे देखो राइटर, सेलर, सेलर को राइटर ही बोलते हैं। सवाल एक आ सकता है आपसे, हु आर राइटर? बायर, सेलर, बोथ, नन ऑफ द एबव। आपको सवाल आ सकता है, तो राइटर का मतलब पता होना चाहिए आपको, सेलर होता है। ऑफ द ऑप्शंस रिसीव द प्रीमियम। एक और यहाँ पे सवाल बनता है आपसे, प्रीमियम कौन रिसीव करता है? अगर मैं पे कर रहा हूँ तो कोई रिसीव कर रहा है, सेलर जो है प्रीमियम रिसीव करता है विथ ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब उसको कंपलसरी बाई और सेल करना है। इसका मैं डिटेल में ले आऊँगा, डिटेल यहाँ बताऊँगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे जैसे आपको टॉपिक आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। यहाँ पे मान लो आपने 550 का मान लो कॉल ऑप्शन बाई किया SBI का, और SBI चला गया 700 रुपीज़ पे। आपको बाई करना है SBI का कॉन्ट्रैक्ट, तो सेलर जो है जिसने 550 पे कॉल ऑप्शन सेल किया है उसको कंपल्सन है कि वो 550 पे जो है आपको SBI बेचे अपने डीमेट अकाउंट से। वो नहीं बोल सकता है SBI का प्राइस 700 चला गया है मैं नहीं बेचूंगा। समझ गए? लेकिन बायर को ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको 700 बाई नहीं करना है। 700 जब आएगा उसको मान लो एक्सपायरी आने वाला है, उससे पहले उसको निकलना है तो निकल सकता है। सिंपल सी बात है। उसको ऑब्लिगेशन नहीं कि उसको बाई करना ही करना है, लेकिन सेलर को ऑब्लिगेशन है उसको सेल करना ही करना है या बाई करना ही करना है। ठीक है? बाय द अंडरलाइंग एसेट्स इफ द बायर एक्सरसाइज द राइट। एक्सरसाइज द राइट का मतलब क्या होता है? अगर बायर को डिलीवरी लेनी है उस अंडरलाइंग एसेट का, मान लो SBI कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है, उसको SBI का स्टॉक्स अपने डीमेट अकाउंट में लेना है, तो सेलर को कंपलसरी उस रेट पे उसको स्टॉक्स सेल करना पड़ेगा, चाहे उसका प्राइस कितना भी ऊपर क्यों ना चला गया हो। समझ गए? इसीलिए बोलते हैं बायर को ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन राइट है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको सेलर को जो है ऑब्लिगेशन है कि सेलर को जो है अगर मान लो बायर बोलता है कि मुझे स्टॉक चाहिए मेरे डीमेट अकाउंट में, तो उसको सेल करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ गए? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी समझ गए आप। यहाँ पे 2-3 सवाल बन रहे हैं, मैंने बता दिया है आपको। मतलब कौन प्रीमियम पे करता है? बायर करता है। राइटर का मतलब क्या होता है? सेलर होता है। प्रीमियम रिसीव कौन करता है? सेलर करता है।
अंडरलाइंग एसेट्स ऑब्लिगेशन किसको है, सेलर को है, ऑब्लिगेशन किसको नहीं है, बायर को नहीं है। आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सवाल आएंगे, कुछ भी तरीके से सवाल पूछे एनआईएसएम आपसे बेसिक्स ही पूछता है, वो आप आसानी से आंसर दे के आ जाओगे। ये भी चीज़ समझ गए। अब आते हैं स्वैप्स क्या होता है। मेनली ये जो है आपको इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी एक्सचेंजेस रेट्स और कमोडिटीज प्राइसेस के लिए यूज होता है। मेनली ये जो है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ है। जैसे आप फॉरवर्ड एग्रीमेंट करते थे, ये मेनली एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है। मेनली जो है चाहे दो बैंक्स कर लिया या फिर मान लो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हो गए, वो कर लिए टू एक्सचेंज द कैश फ्लोज इन द फ्यूचर डेट अकॉर्डिंग टू ए प्री अरेंज फार्मूला। जो भी इनका जो है आपस का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से जो है ये जो बोर्ड जो पार्टीज हैं, पार्टीज में बड़े बड़े मेनली आते हैं, बैंक्स आ गए, कॉर्पोरेट हाउस हो गए, जहाँ पे डिफॉल्ट नहीं करते वो सब, क्योंकि उनको पता होता है चीज़ें जो है वैसे ही वर्कआउट करती हैं। तो वहाँ पे जो एक प्री अरेंज फार्मूला होता है कि मान लो इंटरेस्ट रेट किसी ने हेज किया है 5 ईयर्स का या 3 ईयर्स का, तो उसके हिसाब से फ्यूचर डेट पे जो भी कैश फ्लो होगा वो आपको जो है देना होगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो आपको आएगा, जब आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, स्वैप जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है। मेनली जो स्वैप जो है आपका वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता, दो पार्टी के बीच में ट्रेड होती है और वहाँ पे आप जो है अपने कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने तरीके से उसको जो है आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। तो मेनली स्वैप जो है आपका वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है। एक सवाल आएगा आपसे, स्वैप्स आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे। वहाँ पे एक और ट्रू फॉल्स में सवाल पूछ सकता है, स्वैप्स आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टेट इट इज़ ट्रू और फॉल्स। फॉल्स होगा क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करता, मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करता। इसके बाद जो है इट हेल्प्स टू मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स एंड कमोडिटीज प्राइसेस। मेनली हेजिंग के लिए काम करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स के लिए, करेंसी एक्सचेंज रेट्स के लिए और कमोडिटीज प्राइसेस के लिए। उसमें जो है मेनली स्वैप्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर कुछ ऐसा सवाल आए तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। चीज़ें समझ में आ गई। ये था आपका क्लास 3, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है स्वैप्स होता क्या है। मेनली ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ दो पार्टीज़ के बीच में इंटरेस्ट रेट्स या फिर मान लो एक प्री अरेंज फार्मूला की तरह फ्यूचर डेट पे कैश फ्लोज, मतलब जो भी आपका कैश फ्लोज है एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेनली ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है। मेनली इसको यूज़ करते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स में, करेंसीज में मेनली आपको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेनली जो है वो बैंक्स आते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस आते हैं। ऑप्शंस समझ गए, ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर समझ गए, फ्यूचर्स क्या होता है, फॉरवर्ड समझ गए, फॉरवर्ड्स क्या होता है। इससे आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क का सवाल आने वाला है, कंफर्म आने वाला है, जो मैंने बताया हुआ है। आप उसको कैसे एनालाइज किए हो, कैसे आप सीखे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुक्स ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बुक बाय कर सकते हो। लेटेस्ट बुक मैंने डाल रखा है, बुक कंपलसरी बाय करो। आपको बुक से ही पढ़ना है, बुक एक बार देख लेना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आप वीडियो देखोगे पूरा और आपको सीखने का इंटरेस्ट है तो आप सीख जाओगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।